दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में लगातार कोई न कोई आंदोलन चलता ही रहता है। किसान आंदोलन की बात हो, पुरानी पेंशन के आंदोलन की बात हो। कुछ दिनों आपने पहले देखा होगा कि रामलीला मैदान में भी बहुत भारी संख्या में पुरानी पेंशन को लेकर जो लोग इकट्ठा वहाँ पर हुए, रिटायरमेंट वाले भी थे और जो नए हैं वो भी थे। अब हमारे साथ में बात करने के लिए गौरव चौहान जी हैं, जो एक शिक्षक हैं और शिक्षक के तौर पे आज अपने आप को आजमा रहे हैं। सियासत में रहे, हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बहुत सारे टेस्ट इन्होंने पास किए हैं, लेकिन इनको पसंद था कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, जो प्राइमरी जो एजुकेशन है उस पर मैं काम कर सकूं और कैसे हम बच्चों को मोटिवेशनल तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर आजकल काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले से आप देख भी रहे होंगे, अब फिर मोदी सरकार एक नया कानून लेकर आ गई। जैसे ही मानसून सत्र चालू हुआ और मोदी सरकार के सामने पहली बार, मुझे लगता है जब से राजनीति मोदी जी ने शुरू की है तब से अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी के सामने कोई इस तरीके से बोला हो। कोई कह रहा है चुप बैठिए इनके मंत्रियों को, कोई कह रहा है खामोश हो जाइए। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं महिला विरोधी कोई नहीं बोलेगा, राहुल गांधी इतने भारी पड़ रहे हैं। ऐसा भी पहली बार संसद में आप सभी ने देखा होगा। इससे पहले इतना हंगामा संसद में आपने नहीं देखा होगा, माइक बंद होते हुए आपने नहीं देखे होंगे। अब की बार की संसद अलग ही थी। तो आज हम बात करेंगे पुरानी पेंशन, उसके क्या फ़ायदे थे, अब जो नया आया है उसके क्या फ़ायदे हैं, और ये जो नए नए कानून हर रोज़ गढ़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। जिस तरीके से अटल बिहारी जी ने पुरानी पेंशन को बंद किया था और नई पेंशन शुरू कर दी थी, आज उसी को लेकर बात करेंगे। गौरव भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी गांव गवांड के दर्शकों को जो है नमस्ते कहना चाहूँगा। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं जो अभी जो कानून आया है, ये क्या पूरा, इसको थोड़ा समझाइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो नया कानून आया क्या है ये पेंशन को लेकर मोदी सरकार ने एक 24 अगस्त 2024 में एक नया आदेश लाई है, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जी। क्या था, जब 2004 से पहले जितने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी थे उनको पुरानी पेंशन मिलती थी, और 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी यानी भाजपा की जो सरकार थी, उन्होंने पुरानी पेंशन को ख़त्म करके देश में जो कर्मचारी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन जो कर्मचारी आते हैं, उनके लिए न्यू पेंशन सिस्टम लागू किया था। और न्यू पेंशन सिस्टम में जो लोग विकल्प के रूप में उन्होंने चुना न्यू पेंशन सिस्टम को, अब उसको 20 वर्ष हो गए हैं। और 20 वर्ष के बाद जिन्होंने न्यू पेंशन सिस्टम को चुना था वो रिटायरमेंट हो गए हैं। अब इस रिटायरमेंट होने के बाद एनपीएस के परिणाम लोगों के सामने आए। तो जिस व्यक्ति की तनख्वाह 1-1 लाख रुपए थी, उनको 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पेंशन के रूप में मिल रहा है। तो इसी बात को लेकर देश के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी लगातार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर रहे थे कि हमको एनपीएस नहीं चाहिए, हमको पुरानी पेंशन ही चाहिए, जो हमारी बुढ़ापे की लाठी है, जिसमें पेंशन की एक गारंटी थी। तो अभी जब लगातार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन चल रहे थे, चुनाव, लोकसभा के चुनाव से पहले भी, तो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना पेंशन, पुरानी पेंशन। तो जब चुनाव के परिणाम आए और किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और तीसरी बार फिर भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने जो कर्मचारियों की जो नाराज़गी थी, उसी नाराज़गी को देखते हुए अभी एक एनपीएस में कुछ संशोधन करके, जो नया पेंशन सिस्टम है उसमें कुछ संशोधन करके यूपीएस को लेके आई है। अब जो एनपीएस में था, एनपीएस में क्या था कि प्रत्येक कर्मचारी को अपनी मासिक वेतन में से 10% अंशदान जमा करना पड़ता था, और उसमें सरकार पहले 10% जमा करती थी, फिर कुछ समय बाद संशोधन किया, उसके बाद 14% जमा करने लगी। तो क्या होता था, उसमें जब कोई कर्मचारी रिटायरमेंट होता है
उसका 60% हिस्सा उसको मिल जाता है। उस पैसे को, जो पैसा जमा करती है और सरकार जमा करती है, उस पे जो ब्याज मिलता है उसका 60% जमा रिटायरमेंट के समय उस कर्मचारी को मिल जाता था। और जो 40% बचता था उसको किसी न किसी पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता था। उसी के आधार पर वो एक क्या था, वो मार्केट पे निर्भर करता था। अगर शेयर मान के चलो मार्केट घट रहा है, बढ़ रहा है, तो उसी के आधार पे हमारी पेंशन भी घटेगी और बढ़ेगी। तो एक अनिश्चितता थी कर्मचारियों के सामने। तो इसी अनिश्चितता को देख के कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे थे। और अब जो संशोधन किया है, इसमें बहुत मामूली सा संशोधन करके यूपीएस लेके केंद्र सरकार आई है। मुझे नहीं लगता यूपीएस से कोई भी केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी संतुष्ट हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्या किया है कि जो अंशदान एनपीएस में कर्मचारी जमा कर रहे थे, वही अंशदान इसमें भी कर्मचारी को जमा करना पड़ेगा लगातार। और उस जो पुरानी पेंशन थी उसमें क्या होता था, उसमें कर्मचारी को कोई भी अंशदान जमा नहीं करना पड़ता था, सबसे पहली बात। दूसरी, पुरानी पेंशन में क्या होता था, पुरानी पेंशन में जब कोई कर्मचारी रिटायरमेंट होता था, उस समय उसका जो वेतन होता था, बेसिक पे और डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, उसको मिला के उसका जो अंतिम वेतन होता था उसका 50% यानी आधी उसकी पेंशन बन जाती थी उस कर्मचारी की। लेकिन यूपीएस में क्या है कि यूपीएस में ये संशोधन किया है कि जो कर्मचारी रिटायरमेंट होगा उस महीने से पिछले 12 महीने उसको जो बेसिक पे यानी मूल वेतन जो मिल रहा है उसका एवरेज निकाला जाएगा पिछले 12 महीने का। उस एवरेज को निकाल के जो तय होगा वो उस कर्मचारी को देना पड़ेगा। और एक इसमें क्या शर्त रखी है सरकार ने कि जो कर्मचारी नियमित 25 वर्ष की सेवा को पूर्ण करेगा उसी को ही इस पेंशन का लाभ मिलेगा। अब मान के चलो किसी कर्मचारी ने 25 वर्ष से कम समय में ही रिटायरमेंट हो गया, उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए इन्होंने अलग से व्यवस्था की है कि अनुपातिक लाभ मिलेगा, यानी कम लाभ मिलेगा। तो ये कुछ संशोधन इन्होंने किया है इसमें। तो इससे मुझे नहीं लगता कोई भी कर्मचारी इस पेंशन सिस्टम से खुश होगा। अच्छा, इसकी अगुवाई कौन कर रहा है? जैसा रामलीला मैदान में भी बड़ा भारी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे, जी, कौन कर रहा है इसकी अगुवाई, कौन कर रहा है? देखो, वैसे तो बहुत सारे संगठन इसमें कर्मचारियों के संगठन बने हुए हैं, लगे हुए हैं। वे इसकी हमारे यहाँ पे क्या है, शिक्षा विभाग में एक विजय बंधु जी है, उन्होंने अटेवा के नाम से एक संगठन बनाया हुआ है। उसमें ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशंस के नाम से वो संगठन है। उसमें देश के सभी कर्मचारी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के कर्मचारी उसमें जुड़े हुए हैं। और उसी के नेतृत्व में, विजय बंधु जी के नेतृत्व में, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन सिस्टम के लिए लगे हुए हैं, जो लगातार धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करते रहते हैं। अभी 1 अक्टूबर 2023 में बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ था, जिसमें देश के लाखों कर्मचारी उसमें शामिल हुए थे और सरकार को एक मजबूत संदेश दिया था कि अगर आप पुरानी पेंशन लागू नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और हुआ भी यही। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में ही कर्मचारियों की वजह से ही लगातार भाजपा की सीटें कम हुई हैं और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। अभी 24 अगस्त में जब मोदी, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो पेंशन को लेके लगातार संगठन लगे हुए थे, उन संगठनों से मिलने का जो कार्यक्रम रखा, उसमें ज़्यादातर वे लोग थे जो पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। अब जो व्यक्ति पुरानी पेंशन का पहले ही लाभ ले रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो नई पेंशन के शिकार लोगों की बात को मजबूती से रख सकते हैं। तो उन्होंने सरकार के जो फॉर्मूले सरकार ने तय किए, उसी फॉर्मूले को मान लिया है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कर्मचारी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई कर्मचारी इससे संतुष्ट होगा। और अटेवा के नेतृत्व में जो ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशंस है, उसके नेतृत्व में, विजय बंधु जी के नेतृत्व में लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। और तब तक जारी रहेगा जब तक हमें अपनी पुरानी पेंशन जो मूल रूप में थी वो मिल नहीं जाती, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हमने ये आंदोलन पुरानी नई पेंशन सिस्टम में संशोधन करने या समझौता करने के लिए नहीं शुरू किया था। अच्छा, जो पहले वाले थे,
जो पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं जी। वो इससे खुश हैं कि ये चलता रहना चाहिए, पुरानी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। वैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं चाहता है। देखो क्या होता है, जब कोई कर्मचारी अपने जीवन का बहुमूल्य समय 60 वर्ष तक, 60 या 62 वर्ष तक जो है वो देश की सेवा में लगा देता है, अलग अलग विभागों में लोग काम कर रहे हैं, जो उसका उत्पादक समय था जीवन का, उसने वो समय जो है देश की सेवा में लगा दिया। और जब उसको उसके एवज में, जब बुढ़ापे में उसको बुढ़ापे की लाठी यानी उसकी पेंशन उसको मिलनी चाहिए थी, उसको जो है उसको सरकार ने एक प्रकार से तोड़ने का काम किया है। कोई कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है, उनको अपनी पुरानी पेंशन ही चाहिए। जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन करते रहेंगे। नहीं, जो मोदी से मिला है, जो जी जो ग्रुप मोदी से मिला है, जी, क्या वो चाहता है कि पुरानी पेंशन लगी रहे या फिर ये जो एनपीएस आया, यूपीएस आया, ये लगा रहे? नहीं, देखो क्या होता है, जो कर्मचारियों का जो संगठन जिसका नेतृत्व अभी जो मोदी जी से मिले हैं जो वे कर रहे थे, मैं नहीं समझता कि, क्योंकि वे खुद ही पुरानी पेंशन ले रहे हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि वे कर्मचारियों की बात को सही तरीके से मजबूती के साथ में सरकार के सामने रख रहे हो सकता है सरकार ने किसी न किसी को कुछ लालच दे के या किसी जो है उनको बहला के फुसला के अपनी बातों को मनवाया हो, ये हो सकता है। अच्छा, संसद में अब की बार किसने इस आवाज़ को उठाया? देखो, विपक्ष ने, अभी मानसून सत्र चला था तो लगभग विपक्ष में जो पार्टियां है सभी ने पुरानी पेंशन के मुद्दे को उठाया है, क्योंकि लगातार कर्मचारी विपक्षीय पार्टी से, यहाँ तक कि सत्ता की पार्टी से भी, जब भाजपा सरकार विपक्ष में थी उस समय खुद भाजपा पुरानी पेंशन की वकालत करती थी। जब कर्मचारियों के संगठन इनसे भाजपा के नेताओं से मिलते थे तो लगातार वे, जो सत्ता में जब कांग्रेस की सरकार थी या उससे राज्य में जो सरकारें थी, उनको लगातार ज्ञापन देती थी कि कर्मचारियों के लिए आप पुरानी पेंशन लागू कर दीजिए। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार सत्ता में आई, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी पुरानी पेंशन के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब ये भी वही काम कर रहे हैं। अब जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वे लगातार, उनके लिए तो देखो ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन इससे देश के करोड़ों कर्मचारियों का भविष्य जुड़ा हुआ है, और उन भविष्य को के लिए लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने मानसून सत्र में सरकार पर दबाव बनाया है। और मुझे लगता है इसी दबाव में आकर सरकार ने कम से कम कुछ संशोधन किया है, नई पेंशन सिस्टम में संशोधन करके वो यूपीएस को, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को लेकर आए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। हमारे देश में जितने कर्मचारी हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है, और जब हम नॉर्मली कहीं समाज में जाकर बैठते हैं तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इतनी सारे मास्टरों को, खासकर अगर टीचर्स की बात की जाए, प्राइमरी टीचर्स की, उनका मानना है इतनी 60-60 हज़ार रुपये की तनख्वाह है, इन्हें क्या ज़रूरत है पेंशन की? इतने पैसे मिलते हैं, स्कूल में नहीं जाते, फ्री का खाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब से, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, पिछले 3-4 वर्षों से इतना बदलाव आ चुका है। जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग पूरा डिजिटलाइज हो गया है। हर कर्मचारी की मानव संपदा आईडी बन चुकी है, छुट्टी ऑनलाइन ली जाती है, लगभग सभी काम ऑनलाइन चल रहे हैं। और बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में ढांचागत सुधार के लिए भी काफ़ी काम किया जा रहा है लगातार पिछले 3-4 वर्षों से। नए शिक्षकों की भर्ती हो रही है। अब जो शिक्षक एक शिक्षक के रूप में चयनित होकर आता है, वो ऐसा नहीं कि वो किसी ऐसी सीधा भर्ती कर लिया है। कई चरणों को पास करने के बाद, एक विशेष योग्यता प्राप्त करके और लगातार 2-2, 3-3 टेस्ट पास करने के बाद वो एक शिक्षक के रूप में चयनित होता है। और उसमें पीएचडी करने वाले भी है, एमएससी, बीएड, बीटेक करने वाले भी है। अब इतने योग्य शिक्षक आज बेसिक शिक्षा विभाग में सेवारत है, जो ईमानदारी से अपना योगदान दे रहे हैं शिक्षा विभाग में। मैं नहीं समझता ये बातें सुनी सुनाई हो सकती है। अगर आपको वास्तविकता जाननी है, आप बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में जाइए, आपको वास्तविकता पता लग जाएगी। कुछ चीज़ें समाज में, अभी देखो डिजिटल अटेंडेंस का विरोध चल रहा था, उसको लेके शिक्षकों की काफ़ी बदनामी की गई। देखो, कोई भी शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहा था सबसे पहले, क्योंकि क्या होता है हमारे यहाँ पे ना, मीडिया बने बनाए एक एजेंडे पे काम करती है। कोई शिक्षक पुरानी इसका डिजिटल अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहा था। बात क्या थी, क्योंकि शिक्षण कार्य के अतिरिक्त बहुत सारे कार्यों में भी लगा रहता है।
जो उससे कराए जाते हैं शिक्षण कार्य के दौरान। शिक्षक सिर्फ अपनी मांग डिजिटल अटेंडेंस को लागू करने के बाद एक शिक्षक के सामने जो व्यवहारगत समस्याएं आने वाली थी, उन समस्याओं के निदान के लिए शिक्षक जो है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षकों की कुछ मांगे थी। उन मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षक जो है अपनी मांग रख रहे थे सरकार के सामने। वे मांगे पूरी हो जाए। शिक्षक पहले भी समय, अब जो जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, लगातार शिक्षक जो है समय से विद्यालय जाता है, अपना शिक्षण कार्य करता है ईमानदारी से, और शिक्षण कार्य के अतिरिक्त भी न जाने कम से कम 30-35 अतिरिक्त कार्य जो शिक्षकों से कराए जाते हैं उनको भी करता है। ऐसी बात नहीं है, शिक्षक पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं। हमारे देश का गोदी मीडिया किसी भी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहता है जैसे कोई एलियन आ गया हो और उसने किसी भी कार्य को चंद सेकंडों में कर दिया हो। पुरानी स्कीम की बात हो, पुरानी पेंशन की बात हो, एनपीएस की बात हो, यूपीएस की बात हो, कोई भी कार्य हो, और रोडों को लेकर तो इतना तामझाम इन्होंने दिखा दिया है। ये रोड का जो उद्घाटन किया गया, इस रोड का फीता काटा गया, इतने रोड बनाए जा रहे हैं, इतने एयरपोर्ट बन गए, इतने कॉलेज बन गए, इतनी यूनिवर्सिटी बन गई, इतने आईआईएम बन गए, इतने आईआईटी बन गए, इतने एम्स बन गए। अलग अलग प्रोपेगेंडे के तहत लोगों के दिमाग में मीडिया के ज़रिए, खासकर गोदी मीडिया के ज़रिए एक मुहिम उतार दी जाती है, और जो लोग उन पर भरोसा करते हैं, जो क्योंकि जो घोड़ा होता है उसके बराबर में दोनों ही लगा दिए जाते हैं रैपट से। अब वो जो आदमी है उससे अलग देख ही नहीं पाता इधर क्या चला हुआ है, इधर क्या चला हुआ है, और जो आदमी इधर उधर देख लेते हैं उनकी समझ में आ जाता है दरअसल चला क्या हुआ है। हम आम व्यक्ति के साथ साथ शिक्षक और जो और भी कर्मचारी हैं उनसे ये जानना चाहेंगे कि इसके और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जो अभी अभी सरकार यूपीएस लेकर आई है, इससे कर्मचारियों को, खासकर शिक्षकों को क्या फ़ायदे होंगे। जब से आर्मी में बदलाव किए गए हैं, इंडियन आर्मी में बहुत सारे बदलाव मोदी सरकार ने किए हैं, और ख़ासकर जो अभी जो स्कीम आई थी अग्निपथ, अग्निवीर, उसमें जो बदलाव किए गए हैं उससे बहुत सारे युवा परेशान हैं। पहले मैं शाम के समय अगर कहीं जाता था रोड से, तो हर जगह युवा जो है रेस मारता हुआ, दंड बैठक मारता हुआ दिखाई देता था, लेकिन अब वो मुहिम धीरे धीरे कमज़ोर हो गई है, कम होती जा रही है। यही हाल शिक्षा का है, यही हाल खेतीबाड़ी का है। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारा देश जा किस ओर रहा है। आप क्या समझते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और गांव गुआन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और हमारा हौसला अफजाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।